दोस्तों यह बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। अभी न्यू वाले अपडेटेड पैटर्न के अनुसार यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आप सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए और देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, आप कट ऑफ पार कर पाते हैं या नहीं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने फुल प्रैक्टिस सेट। और अभी देखिएगा जो नया सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस अपडेट किया गया उसी अनुसार ये फुल प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं आप सभी के लिए। तो चलिए आप सभी 100 क्वेश्चन को बनाकर देखिए आपका कितना सही होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी नो निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है हिंदी का क्वेश्चन है और देखिएगा अभी वाले लेटेस्ट एग्जाम में बिहार पुलिस इस तरह से 2 क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहा है और एग्जाम में सबसे अधिक स्टूडेंट को इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है कि इसको करना क्या है। तो अगर आपको आता भी है बनाना तो यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए, 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए फिक्स हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों जो टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यानी आप सेट भी बनाइएगा और साथ में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट डिस्कशन, बहुत सारे फैक्ट भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है, निम्न वाक्यों को क्रम में लिखिए। यानी यहाँ पर देखिएगा इस तरह से 4 से 5 लाइन दिया हुआ रहेगा और फिर ऑप्शन इस तरह से आपके सामने रहेगा 2 4 3 1 1 2 3 4। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हिंदी पैसेज से रिलेटेड और जो भी कहानी आप बचपन में पढ़े हैं फेमस कहानी उसी से रिलेटेड रहता है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर देखना है कि इस कहानी को पूरे पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये कौवा से रिलेटेड, प्याज से रिलेटेड कहानी है। तो अब इसमें आपको सीरियल से सजाना रहता है। तो देखिएगा पहला कथन ये है, कौवा घड़े में कंकर डालने लगा। अब देखिए आप कोई भी काम कीजिएगा जब आपको ज़रूरत रहेगा उस चीज़ को तभी कीजिएगा। आप बिहार पुलिस की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो कौवा जो है घड़े में कंकर किस लिए डालेगा, उसे कुछ यहाँ पर चाहिए तब तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो होगा, एक कौवा को प्यास लगी। अब किसी को प्यास लगेगा तो फिर पानी ढूंढेगा, तो कौवा भी यहाँ पर यही किया है। बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, ये देखिएगा दूसरे नंबर पर आएगा। फिर इसके बाद होगा घड़े में पानी बहुत नीचे था। पानी नीचे रहेगा, अगर मान लीजिए पानी का लेयर ऊपर रहता तो पी के उड़ जाता। और सबसे लास्ट में होगा कि कौवा घड़े में कंकर डालने लगा, फिर पानी का लेयर ऊपर आएगा, फिर पानी पी के उड़ जाएगा। तो यानी दोस्तों ये कथन जो सजाना है आपको इस तरह से, एक कौवा को प्यास लगी ये फर्स्ट नंबर पर आएगा, बगीचे में इसके बाद ढूंढा पानी कहीं पर तो उसको बगीचा में एक घड़ा दिखा, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर तीसरे नंबर पर ये कथन आ जाएगा, घड़े में पानी बहुत नीचे था, और सबसे लास्ट में ये आएगा। तो इसका देखिएगा सीरियल से क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर 2 आएगा, फिर इसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर पर क्या आ गया, चौथा नंबर आ गया कथन। इसके बाद तीसरे नंबर पर तीसरा ही है, और फिर यहाँ पर देखिएगा पहले नंबर पर चौथे नंबर पर यानी 1, तो 2 4 3 1। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन जो सही है 2 4 3 1। और देखिएगा दूसरा क्वेश्चन जो है झांसी की रानी से रिलेटेड पूछा गया था, तो यही चीज़ आपको देखना है। अगर आपको एग्जाम में ना समझ में आए ना तो आप रख के देखिएगा कि अगर हम दूसरे नंबर पर रख रहे हैं तो क्या एक सार्थक वाक्य बन रहा है, कहानी सही तरीके से सज रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्यास सबसे पहले लगेगा, तब तो यहाँ पर पानी ढूंढेगा, घड़ा, ये सब चीज़ें मिलेगा, फिर कंकर डालेगा, पानी का लेयर ऊपर आएगा। तो इस तरह से आप सोच के बना लीजिएगा। तो अब तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि इसको बनाना कैसे है, कहानी की तरह इसको सजा देना है और फिर इसके बाद आंसर आपको 2 4 3 1 जो भी सीरियल से यहाँ पर आए आंसर दे देना है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन अभी पूछ रहा है बिहार पुलिस एग्जाम में, तो इसलिए आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर ही लिए इस क्वेश्चन को, जिससे आपको क्लियर हो जाए और हिंदी में फ्री में आपको 2 नंबर मिल जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर आप सभी कमेंट करके बताइए। आप ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, गया है, बोधगया, और फिर बांकीपुर, मुंगेर, राजगीर, इस तरह से है। अब देखिए यहाँ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है सभी फैक्ट आप लोगों को बताने वाले। एक क्वेश्चन दोस्तों फिक्स है। अब देखिए क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड, आंदोलन से रिलेटेड बिहार से चीज़ें पूछा जाने लगा है। अब आपको राष्ट्रीय स्तर पर तो सब पता है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ से चलिए आप सभी पूरा फैक्ट देख लीजिए और इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए टॉप 2200 जो PDF प्रोवाइड करवाए हैं, इसमें देखिएगा सब कुछ ये सब दिया हुआ वही का ये स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पर देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 में आयोजित किया गया था, और ये बिहार में देखिएगा तो पहला अधिवेशन था। इसके ठीक 10 साल बाद 1922 में 37वां अधिवेशन। देखिए एग्जाम में 2 तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला तो ये पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर में, बांकीपुर पटना में ही है, शहर में ही है, शहरी क्षेत्र में ही ये जगह पड़ता है। ये तो हो गया बांकीपुर पटना में। इसके बाद दूसरा आयोजन जो है गया में इसका किया गया था।
और ये जो पटना में आयोजन हुआ था 1912 में, तो आपको 1912 ये डेट भी याद रख लेना और जगह का नाम भी याद रख लेना है। अब अगर टफ क्वेश्चन पूछना रहता है बीपीएससी में, देखिएगा तो कई बार अधिवेशन का ये सत्र पूछ दिया गया है कि बांकीपुर पटना में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कौन सा अधिवेशन था, तो 27वां था। तो बस आपको फर्स्ट वाला सब याद रखना है और इसमें ठीक 10 साल आपको जोड़ देना है। तो 1922 चला जाएगा और 27वां था तो फिर 37वां अधिवेशन हो जाएगा, दूसरा अधिवेशन ये गया में आयोजन किया गया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिएगा बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट है। यहाँ पर एक देखिए दरोगा एग्जाम में यहाँ से देखिएगा 3-4 बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके का पूछा गया। नार्वेस्टर, काल बैसाखी से रिलेटेड, मैंगो सावर, देखिए ये अलग अलग मौसम में हर जगह बारिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपको स्पेशल जगह की करके पूछा जाएगा, जैसे पश्चिम बंगाल एवं असम में जो बारिश होती है उसको क्या कहा जाता है, नार्वेस्टर कहा जाता है और इसी को हिंदी में काल बैसाखी कहते हैं। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में कॉफ़ी खेती के लिए लाभदायक होता है, तो पूछा जाएगा कि कर्नाटक में कॉफ़ी खेती के लिए जो लाभदायक वर्षा है उसको क्या कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम, मैंगो सावर, आम्र वर्षा, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। तो इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब आप सभी अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो आपको यहाँ पर फैक्ट पर ध्यान देना है। अब आप सीधे इसमें आंसर रट लीजिएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में ये सेम ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो आप लोगों को डिस्कशन है, फैक्ट है, उससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा। अगला देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल एवं असम में गरज के साथ वर्षा होती है जिसे कहा जाता है। तो अगर जगह स्पेशल इस तरह से पश्चिम बंगाल असम करके पूछा जाएगा ग्रीष्म ऋतु में, तो उसको नार्वेस्टर, काल बैसाखी कहते हैं। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में कॉफ़ी खेती के लिए लाभदायक होता है। तो जगह करके दरोगा एग्जाम में देखिएगा 2-3 बार यहाँ से नार्वेस्टर, मैंगो सावर, चेरी ब्लॉसम पूछा गया और 1-2 बार बिहार पुलिस में भी 2020 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो फिर से ये रिपीट हो सकता है, तो इसको नार्वेस्टर कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। अब आप सभी इसका आंसर बताइए। सभी ऑप्शन ये रहा आपके सामने। चलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर डिलीट हो गया है। फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से था दोस्तों, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में था वानर। वानर को इंग्लिश में एपी कहते हैं, तो इस ऑप्शन को आप सभी ऐड कर लीजिए। देखिए मनुष्य का जो निकटतम रिश्तेदार है, इसमें से जितने बंदर वाले नीचे ऑप्शन है ये नहीं होगा। मनुष्य का जो निकटतम रिश्तेदार है चिंपैंजी है। और देखिएगा तो वानर जो एपी जो है चिंपैंजी से ही बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन बंदर जो है, बंदर छोटे साइज का होता है, बंदर बिल्कुल अलग है। और हम लोगों का जो निकटतम रिश्तेदार है वानर है। और आप देखिएगा तो रामायण में भी तो राम भगवान जी के जो सेना में शामिल थे जितने भी थे, वानर सभी को शामिल किया गया था, बंदर को शामिल नहीं किया गया था। तो वानर जो हम लोगों का है निकटतम रिश्तेदार है। ये देखिएगा तो 1 अक्टूबर वाले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला चलिए यहाँ से आप सभी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। यहाँ पर दोस्तों 3-4 फैक्ट आप लोगों को बताने वाले हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर भौतिक राशि का मात्रक समान है, मतलब ये ऐसा मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बल का देखिएगा ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, कार्य ऊर्जा का होता है जूल, तो ये तो सेम होगा नहीं। बल का देखिएगा न्यूटन होता है, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी सेम नहीं हुआ। इसके बाद देखिएगा वेग, तो वेग का देखिएगा वेलोसिटी का जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, और चाल का भी क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। तो इसमें देखिएगा दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। वेग का क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, दूरी का हो जाएगा मीटर, तो ये भी सेम नहीं है। अब ये तो आपको याद हो गया। बल के अलावा दोस्तों कार्य एवं ऊर्जा का देखिएगा तो ऐसा मात्रक सेम होता है, यानी दोनों का क्या होता है, ऐसा मात्रक जूल होता है। तो आपसे बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये ऑप्शन वेग एवं चाल नहीं दे करके पूछा जाएगा कौन सा होगा, तो कार्य ऊर्जा वाला ऑप्शन रहेगा। दूसरा देखिएगा बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है और भार का भी ऐसा मात्रक न्यूटन है। तो इन तीनों फैक्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। 6 शिफ्ट में परीक्षा ली जा रही है, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है। वेग एवं चाल का दोनों का सेम होता है मीटर प्रति सेकंड, कार्य एवं ऊर्जा का जूल होता है, बल एवं भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, भार का भी ऐसा मात्रक न्यूटन ही है। तो यहाँ पर देखिएगा तीनों का मात्रक समान है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था। ये देखिएगा तो विश्व इतिहास से रिलेटेड जितने राजनीतिक विचारक है उससे संबंधित जितने भी फेमस कथन है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो कथन है जॉन लॉक का है, वैसे देखिएगा तो सही भी है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। इसमें दोस्तों सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। मैथ में जो सिलेबस अपडेटेड किया गया है, इतिहास में जो भी चीज़ें ऐड किया गया, हर एक चीज़ से क्वेश्चन शामिल किया। कंप्यूटर से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
1 अक्टूबर वाले एग्जाम में भी पूछा गया था। और हाल फिलहाल में देखिएगा 2023 में जितने भी परीक्षा हुई है सभी में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दरोगा एग्जाम जितने भी एग्जाम है सभी में सिलेबस में नहीं दिया हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह का बेसिक चीज़ें ही पूछा जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो कहलाता है मेन पेज, डिज़ाइन, ये सब नहीं होगा, उसको जो कहा जाता है होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। आप कोई भी वेबसाइट खोलिएगा तो वहाँ पर देखिएगा होम पेज का ऑप्शन रहता है, तो होम पेज पर जाइएगा तो फर्स्ट पेज पर आप आ जाइएगा। और इसके बाद देखिएगा मेनू, तो अगर आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो उस कंडीशन में मेनू ऑप्शन पर क्लिक करना रहता है। अगला देखिए DY चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। DY चंद्रचूड़ दोस्तों यहाँ पर आपको सीरियल नंबर से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। PM का सीरियल नंबर 15 है। और यहाँ पर राष्ट्रपति का देखिएगा, R से आप सभी राष्ट्रपति समझिएगा। चलिए इसको इस तरह से लिखते हैं। P से यहाँ पर प्रेसिडेंट हो गया, तो प्रेसिडेंट का जो सीरियल नंबर अभी है 15 नंबर है। और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का जो सीरियल नंबर है 14वां नंबर है। तो यहाँ से आप सभी अच्छे से इसको याद रखिएगा। PM यानी प्रधानमंत्री का सीरियल नंबर 15वां है, राष्ट्रपति का सीरियल नंबर 15वां है और उपराष्ट्रपति का सीरियल नंबर 14वां है। और इस बार जो दोस्तों चुनाव है 18वीं लोकसभा का, तो ये आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर बना नहीं पाइएगा। पूछा जाएगा कि इस बार 2024 में लोकसभा का कौन सा चुनाव हुआ है, आम चुनाव, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो 18वीं आपको याद रखना है। और अभी DY चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, तो यहाँ पर 50वें मुख्य न्यायाधीश है, तो 50वां, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत एक देश। अब देखिए ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन लेने का यहाँ पर रीजन है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ फैक्ट बताने वाले हैं। तो भारत एक देश जो है दोस्तों कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर तकनीकी ये सब नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा भारत में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी जो है बाहर से ही लिया जाता है। तो भारत एक देश है, कृषि प्रधान देश है। और भारत में देखिएगा तो आधे से अधिक जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। लेकिन आपसे बिहार से रिलेटेड पूछा जाएगा, कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि बिहार में जो मैक्सिमम जनसंख्या किस पर आधारित है, तो कृषि पर आधारित है। और कृषि में भी देखिएगा तो 76% जनसंख्या सीधे सीधे कृषि पर डिपेंड। और बिहार के पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण यही है। तो देखिएगा NCERT बेस्ड यानी बिहार बोर्ड पैटर्न के अनुसार पूछा जाएगा। तो बिहार बोर्ड में ये सब पूछा जाता है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो बाढ़ है। इसके बाद देखिएगा ज़्यादातर जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है, तो कृषि वाले ऑप्शन रहेगा, तो कृषि वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। अलग अलग तरीके से ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। तो 76% बिहार में जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। और कृषि जो होता है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। और जहाँ भी देखिएगा जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पे ज़्यादा डिपेंड रहेगा, वहाँ पर बेरोजगारी ये सब चीज़ें नॉर्मल है। देश जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो भारत में भी देखिएगा तो भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है। भारत में 55% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। तो इसलिए भारत जो है विकासशील देश है। ये भी पूछा जाता है कि भारत विकसित देश है या फिर विकासशील अल्प विकसित। तो भारत जो है विकासशील है, यानी भारत विकास कर रहा है। विकसित देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब हो गया जो विकसित हो गया है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा कृषि प्रधान हो जाएगा। और देखिए दोस्तों हम आप लोगों को इसी तरह से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। और एप्लीकेशन पर जो आप लोगों को 10 लाइव टेस्ट दिए हैं उसी का ये है, वहाँ पर आप लोगों को मिल चुका है। तो आप सभी फुल तैयारी के लिए ज़रूर एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। और देखिए अभी जो भी 9th 10th का सिलेबस अपडेट किया गया उसका फुल आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। देखिए अभी आपके पास अगर इतिहास ही पढ़िएगा 200 पेज का है, तो उतना पढ़ने के लिए आपके पास तो समय नहीं है। लेकिन शॉर्ट नोट्स में बस आपको 20 पेज में जितने भी फैक्ट है सभी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर वाइज 2 से 3 पेज का करके दे दिए हैं सभी चैप्टर का, उसको बस आप पढ़ लीजिए। 1 से 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इतना आप कंप्लीट करके जाइएगा तो एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बिहार बोर्ड पैटर्न पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर यहाँ पर ये नहीं कि आपको ईस्वी वाले से रिलेटेड पूछा जाएगा। अब ये सब पूछा जाएगा बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो आप ये पढ़े रहिएगा कि बाढ़ हो गया, फिर कृषि पर आधारित जनसंख्या। तो ऑप्शन इस तरह से आप आसानी से बना लीजिएगा। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जरूर जुड़ जाइए। और यहाँ पर टॉप 2200 VVI PDF जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं ऑनलाइनर फॉर्मेट में, ये आप लिख के लिए रामबाण रहने वाला है। तो आप समय रहते ज्वाइन कीजिएगा, तब तो सभी चीज़ें आप अच्छे से याद कर पाइएगा। अगला देखिएगा तो निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम यानी कि वर्ष के अनुसार आपको सजाना है। तो देखिए अब क्या होता है, पहले क्या होता था सीधा आपसे पूछा जाता साइमन कमीशन भारत कब आया, पुणे समझौता कब हुआ। अब क्या होता है कि 4 से 5 इस तरह से कथन के अनुसार दे दिया रहेगा, सजाने के लिए रहेगा, जिससे आपको चारों याद रहेगा तब तो आप बना पाइएगा।
तो दांडी यात्रा देखिएगा तो इसमें जो है यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, तो सीरियल से देख लीजिए। तो दांडी यात्रा हो जाएगा 12 मार्च से, फिर 6 अप्रैल 1930। तो ये जो है 24 दिन चला था। ये पूछा जाता है, बीपीएससी में एक बार पूछा गया है कि दांडी यात्रा कुल कितने दिन यहाँ पर देखिएगा तो चला था, तो 24 दिन। और ये जो शुरू है 1930 ईस्वी में। इसके बाद देखिएगा साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत कब आया था, तब आपको 1928 आंसर देना है। सीधा पूछा जाएगा तो 1927 आपको आंसर देना है। सीधा पूछेगा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1927। साइमन कमीशन से रिलेटेड सीधा क्वेश्चन यानी 1927। अगर भारत स्पेशल दे के पूछा जाएगा कि भारत कब आया था, तो 1928, क्योंकि ये देखिएगा दिसंबर में, फिर आते आते 1928 चला आया। अगला देखिएगा पूना समझौता। पूना समझौता का जो हो जाएगा 24 सितंबर 1932। ये जो है गांधी जी एवं भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में ये देखिएगा समझौता। इसके बाद है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता का जो हो जाएगा 5 मार्च 1931। तो अब आप सजा लीजिएगा, सबसे पहले साइमन कमीशन आएगा, फिर इसके बाद दांडी यात्रा आएगा, यानी 2-1 हो गया, फिर इसके बाद 4 और फिर 3। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 2-1 4-3 इस तरह से। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप सभी बनाइए। श्रम की मांग को क्या कहते हैं। ये सब देखिए विश्व इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो श्रम की मांग को जो कहा जाता है, वैसे ये देखिएगा तो अर्थशास्त्र से संबंधित भी क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए यहाँ पर श्रम की मांग को जो कहा जाता है तो व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। ये मांग वाले देखिएगा तो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, जाइए वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगला देखिएगा लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है दोस्तों, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। देखिए हमारे यहाँ जो चुनाव होता है, हम लोग क्या करते हैं, जनता के प्रतिनिधि यानी एमपी एमएलए देखिएगा तो ये जो होता है जन प्रतिनिधि होता है, यानी जनता के प्रतिनिधि होता है। फिर इसके बाद देखिएगा ये क्या करते हैं, तो आगे चल के पीएम, फिर राष्ट्रपति, ये सब का चुनाव करते हैं। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, तो जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दुनिया की पहली मानव रोबोट है। दुनिया की पहली मानव रोबोट जो है दोस्तों सोफिया है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि सऊदी अरब जो है इसको नागरिकता दी है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। दुनिया की पहली मानव रोबोट जो है सोफिया है और इसको सऊदी अरब नागरिकता दी है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि मान जो भी रहेगा ये रूट के अंदर रहेगा। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब मान जो है एक सॉलिड आना चाहिए, यानी परिमेय होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है परिमेय अपरिमेय। तो अगर आपको एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो ऐसे कीजिएगा कि 3 ऑप्शन जो आपको ये मिलेगा एक कैटेगरी का, या तो रूट में मान रहेगा, नहीं तो सॉलिड मान 1/2, 2, 3 इस तरह से, और चौथा मान अलग होगा। तो जो अलग होगा उसको आपको आंसर दे देना है। यहाँ पर देखिएगा 2√2, इसको आप तोड़िएगा तो यहाँ पर 2√2 के अंदर ही रहेगा, तो यानी ये देखिएगा रूट में मान है। फिर अगला चलिए यहाँ पर इस तरह से आपको तोड़ करके बनाना पड़ेगा, ये नहीं है कि सीधे आप आंसर दे दीजिएगा। √2 का स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर √2 गुने √2 तो यानी 2 आ जाएगा। 2 में फिर √2 से गुना कीजिएगा तो 2√2, यहाँ पर रूट नहीं हटा। फिर इसमें भी देखिएगा वही चीज़ होगा, यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दीजिएगा, 2 का स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद √2 का स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो 2ab में देखिएगा यहाँ पर √2 का स्क्वायर होने के बाद यहाँ से तो रूट हट जाएगा, लेकिन 2ab में क्या हो रहा है कि यहाँ पर रूट नहीं हट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 गुने 2। तो इसमें देखिएगा 2 दूनी 4, √2 यहाँ पर रह ही जाएगा इसमें रूट, ये वाला मान। तो यानी ये भी देखिएगा रूट में ही मान है। अब सबसे लास्ट में देखिएगा 2√4 है, तो इसको आप तोड़िएगा तो √4 का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 गुने 2 यानी 4। ये देखिएगा बिल्कुल सॉलिड मान आ गया, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो मान होता है ये परिमेय होता है। तो इस बार क्या है कि 10th बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा निर्देशांक बिंदु P34 का यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आप लोगों को यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में निर्देशांक ज्यामिति का जितने फॉर्मूला था वहाँ पर लगाए थे, तो इसमें देखिएगा मूल बिंदु से रिलेटेड सब सूत्र दिया हुआ था। तो मैथ से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला ये सब आप लोगों को टेलीग्राम पर भी सेंड कर देते हैं, जिससे आप रिवीजन करके जाइएगा। सूत्र आपको याद रहेगा। 10th बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी बना लीजिएगा आसानी से। मूल बिंदु से दूरी के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर Pxy इस तरह से फॉर्म में है, तो उसका सूत्र जो होता है x² + y², यानी जो भी यहाँ पर मान है शुरू वाला मान x है और बाद वाला मान जो होता है y होता है। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए यहाँ पर रूट के अंदर इस तरह से x² + y²,
तो 3 का स्क्वायर कीजिए और फिर 4 का स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 यहाँ पर मान निकालने पर 5 इकाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा twitter.com, facebook.com, व्हाट्सएप, youtube.com, देखिए जितने भी है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये तीनों दोस्तों .com किसी भी चीज़ में लगने के बाद क्या होता है कि ये वेबसाइट बन जाता है। आप youtube.com खोलिएगा तो डेस्कटॉप मोड में यूट्यूब आपको खुलेगा, ये गूगल क्रोम पर आपको इस तरह से टाइप करके खोलना पड़ेगा। लेकिन व्हाट्सएप देखिएगा यहाँ पर whatsapp.com रहता, अभी देखिएगा व्हाट्सएप का इस तरह से वेब वर्जन है web.whatsapp.com, तो ये अगर इस तरह से रहता तो ये क्या होता, ये भी हो जाता सभी वेबसाइट के फॉर्म में, लेकिन ये जो है एप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो इसलिए ये तीनों से अलग हो गया, बाकी तीनों जो है वेबसाइट के फॉर्म में है। तो ये जो व्हाट्सएप यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है तो ये एप्लीकेशन ऐप हो गया। अगला चलिए देखिए यहाँ पर अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में दोस्तों नागरिक अधिकार आंदोलन जो शुरू किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा, ये सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका के देखिएगा फर्स्ट जो है राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, और अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC है, इसी के नाम पर है। इसके बाद देखिएगा नेल्सन मंडेला, तो यहाँ पर अश्वेत राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने थे। और देखिएगा तो इसको जो कहा जाता अफ्रीकन गांधी कहा जाता, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता अमेरिकन गांधी। ये भी पूछा जाता है कि अमेरिका गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रसिद्ध है। और यहाँ पर अफ्रीकन गांधी तो नेल्सन मंडेला, ये दोनों नाम आपको ज़रूर याद रखना है। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो थे जॉर्ज वाशिंगटन, ये नाम भी आपको याद रखना है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। इतिहास में दोस्तों सबसे अधिक आप सभी को विश्व इतिहास ही देखकर जाना है, विश्व इतिहास से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फार्डिनेंड की हत्या, तो ये देखिएगा सही आंसर हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध जो है आपको काल इसका समय भी याद रखना 1914 से लेकर के 18, और सेकेंड वाला का भी याद रखना 1939 से लेकर के 1945। और देखिए दूसरा का जो कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, और देखिएगा यहाँ पर नाजी पार्टी हिटलर से संबंधित ये सब सारा कुछ पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन पर आप लोगों को जो सुपर क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें पूरा नोट्स ये सब दे दिए हैं विश्व इतिहास से रिलेटेड, जो भी बिहार बोर्ड पैटर्न का है, तो आप सभी उसको रिवीजन कर लीजिएगा, 1-2 दिन में आपको कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो नाजी पार्टी के जो संस्थापन थे एडोल्फ हिटलर, हिटलर का पूरा नाम है। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था जर्मनी यानी हिटलर जो है पोलैंड पर आक्रमण किए थे, इस कारण से यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और इसमें देखिए मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र रिलेटेड पूछा जाएगा, मित्र राष्ट्र में कौन सा देश है, धुरी राष्ट्र में कौन सा देश है, तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर देख लेना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। अब चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न में से सबसे बड़ी भीन कौन सी है। तो चलिए इस वीडियो को रोक करके आप सभी इसको बनाइए, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, आप सभी इसको ज़रूर बनाइए कि इसमें सबसे बड़ी भीन कौन सी होगी। देखिए इसमें आप लोगों को बनाना है, तो इसमें देखिएगा पूछा ये जा रहा है कि सबसे बड़ी भीन कौन सी है। तो देखिए दोस्तों ये देखिएगा तो बिहार SSC से एग्ज़ाम में कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार पुलिस में भी पूछा जाएगा। तो ये बनाना बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर 4.5/7 है, पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों प्लस, तो 4 + 5/7 हो गया पहले वाले का मान। अब देखिए इसका आप कुछ भी सॉल्व कीजिएगा भाग दे करके, या फिर 7 चौका 28, 5 33/7 कुछ भी कीजिएगा, तो इसका मान हमेशा क्या होगा कि 4 प्लस ही आएगा, यानी 4 से अधिक ही मान आएगा। इसमें देखिएगा 6 से अधिक मान आएगा, यानी क्योंकि यहाँ पर 6 प्लस होगा, इसमें 7 से अधिक मान आएगा, इसमें 7 से अधिक आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ऑप्शन को बिल्कुल चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मान 4 है 6 है, तो ये दोनों तो यहाँ पर बड़ा है नहीं, बड़ा जो होगा 7 या ये दोनों वाले मान, तो इन दोनों को बिल्कुल हम इग्नोर करके चलेंगे, यानी यही से ऑप्शन छोड़ देंगे। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर 7 यहाँ भी है, यहाँ भी 7 है, अगर यहाँ पर 8 होता तो ये सबसे बड़ी भीन इसको आंसर दे देते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों में सेम है। तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 7 दोनों जगह है तो इसको इग्नोर करेंगे, 8/9 और 7/10 में देखेंगे कि बड़ी भीन कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन को आपको पूर्णांक में तोड़ करके नहीं बनाना। यहाँ पर देखिएगा 9 × 6 = 54 और 7 यहाँ पर हो गया 61/9, फिर भाग दीजिएगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे ही आपको देख लेना है 4, 6, 7, 7 में कौन है, तो ये दोनों तो बिल्कुल
स्मॉल मान हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 7 है, तो ये दोनों को हम बस चेक करेंगे। इसमें भी 8/9 7/10 को करेंगे। वैसे चेक करने के लिए यहीं पर आप डायरेक्ट गुना कर लेते, 10 8 80 हो जाता और फिर यहाँ पर 9 7 63 हो जाता। तो देखने से ही यहाँ पर हो गया कि 7.8/9 वाला जो मान है ये सबसे बड़ी भिन्न है। तो ऐसे आपको क्रॉस गुना कर लेना है। तो इसमें देखिए जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में मान रहता है तो इसको क्रॉस गुना करके बनाते हैं और मान जो भी है उसको ऊपर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 10 8 80 का गुना है, तो यहाँ पर 80 नहीं लिखेंगे, इधर ऊपर की तरफ 80 लिखेंगे। और फिर यहाँ पर 9 7 63 हो गया, तो 63 यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे। तो इन दोनों में देखिएगा 80 है बड़ा और 63 है छोटा। तो 63 के साइड जो भी मान है जैसे 7/10, इससे जो है छोटा मान हो गया। तो यानी सही आंसर जो होगा 8/9। तो 7.8/9 इसमें सबसे बड़ी भिन्न है। तो ये जहाँ भी ऑप्शन में रहेगा इसको आंसर दे देंगे, 7.8/9 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर रीजनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन क्यों, तो देखिए दोस्तों 2-3 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से भी पूछा जाएगा। सिलेबस में है नहीं, रैंडमली क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आप सभी को रीजनिंग का भी टॉपिक आप सभी को रिवीजन करके जाना। जैसे त्रिभुज गिनना, पिछली बार त्रिभुज गिनने से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद मिरर इमेज, दर्पण इमेज, ये सब वैसे क्वेश्चन आएगा भी रीजनिंग से, तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी किए हुए हैं रीजनिंग की, तो आप आसानी से जो भी 3-4 क्वेश्चन आएगा बना लीजिएगा। इस सीरीज को भी आप सभी बनाइए। तो यहाँ पर देखिएगा 48 है, तो इसमें आपको 1 और 7 को कुछ भी करना है जिससे 48 पूर जाए। तो पहला देखिएगा 7 1 8 हो गया और 7 में से घटाइएगा 6, तो 8 6 48 हो रहा है। फिर दूसरा में देखिएगा तो 6 2 8 और 6 में से 2 घटाइएगा 4, तो ये 8 चौका 32, लेकिन यहाँ पर 34 दिया हुआ है, तो ये सीरीज फेल हो गया। देखिए यहाँ पर जो सीरीज है ये जो भी मान दिया हुआ इसको स्क्वायर किया गया है। 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 है, 49 में से घटाइएगा 48 आ गया। फिर यहाँ पर 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, 36 में से 2 घटाइएगा, यहाँ पर इस तरह से 6 का स्क्वायर 36 - 2 बराबर 34। फिर लास्ट वाले में क्या होगा 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और -3 हो गया 61। ये वाली सीरीज इसमें लगा हुआ है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 61 हो जाएगा। अब 61 सी ऑप्शन में है, तो 61 सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है। इसमें से दोस्तों एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव का उदाहरण जो नहीं है, देखिए ये तीनों नाम आपको जरूर रट ही लेना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ज़्यादातर एग्जाम में जो पूछा जाता है बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय में देखिएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों जो एक कोशिकीय जीव है। बाकी सभी देखिएगा केचुआ, हम लोग, बाघ, हाथी, सांप, ये सब जितने भी है बहुकोशिकीय जीव होता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये 3 नाम आपको सीधे रट लेना है। ये जो है सिंगल वाले हैं और बाकी सब जो है मल्टी सेलुलर जीव है। तो इसको आप यहाँ से चलिए देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉप 2200 भी PDF जो आप लोगों को मिला हुआ है, ये सब कुछ आप लोग करवाए हुए हैं। तो आप सभी बार बार इसको रिवीजन करते चलिएगा। यहाँ पर देखिएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। केचुआ, मेढक, पक्षी, मनुष्य बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर एप्लीकेशन पर आप लोगों को टॉप 2200 VVI PDF बिहार पुलिस सुपर क्रैश कोर्स के साथ प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो आप सभी ज़रूर इसको बार बार पढ़ के अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सब देखिएगा बहुत अच्छे फैक्ट है, ये सब एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। इसका नाम दोस्तों आप जरूर ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। बिहार के एग्ज़ाम में देखिएगा यहाँ से अभी तक BPSC, दरोगा, बिहार पुलिस सभी एग्ज़ाम को मिला दे तो 6 से 7 बार तक ये क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है। और ये देखिएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश है, दरोगा एग्जाम में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन हूबहू रिपीट कर गया है। तो इसमें जितने भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं सभी VVI फैक्ट ही प्रोवाइड करवाए हैं। ये भी आप याद रख लीजिएगा। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है बिहार है। बिहार की महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है, दूसरे स्थान पर 52.1% राजस्थान का है। तो कई बुक में देखिएगा मिस्टेक से राजस्थान दिया हुआ एक महिला साक्षरता दर में सबसे कम है, जो कि गलत है। राजस्थान नहीं है, बिहार ही सबसे कम है, 51.5% ही बिहार में महिला साक्षरता दर है। तो ये देखिएगा इस तरह से आप लोगों को लिख दिया है जिससे हर एक चीज़ क्लियर रहे। चलिए यहाँ से आप सभी अगला क्वेश्चन देखिए। एक कोशिकीय जीव तो क्लियर हो गया कि इसमें केचुआ हो जाएगा, बाकी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये तीनों यूनिसेलुलर जीव का उदाहरण है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत नहीं है। चलिए इसको आप सभी बनाइए। ऑप्शन इस तरह से, प्राकृतिक गैस, ऊंचाई से गिरते पानी की गतिज ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय शक्ति।
इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा जो कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जो भी सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ये सब जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत है। तो इसमें सही, हाँ सही है। इसमें देखिएगा प्राकृतिक गैस जो है सीमित मात्रा में, बाकी देखिएगा सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। भूतापीय शक्ति, ज्वारीय ऊर्जा, ऊंचाई से गिरते पानी की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो गैर परंपरागत के अंतर्गत जो होता है नवीकरणीय ऊर्जा होता है, और प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब दिखेगा तो सीमित मात्रा में। प्राकृतिक गैस यानी कि यहाँ पर सीएनजी हो गया, और इसके बाद एलपीजी गैस, ये सब चीज़ें सीमित मात्रा में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्राकृतिक गैस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लांक्स नियतांक एच का मान है। ये देखिएगा दोस्तों, बिहार के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। प्लांक्स नियतांक का जो मान होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्लांक्स नियतांक, ये सब मान जो है एग्जाम में सीधा पूछ दिया जाता है, और आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो प्लांक्स नियतांक का मान जो होता है 6.36 नहीं हो करके 63 होता है। देखिएगा यहाँ पर 6.3636 10⁻34 बिल्कुल ऑप्शन देखिएगा बिल्कुल क्लॉज दिया हुआ रहता है। तो ये वाला सही आंसर है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। प्लांक्स नियतांक को एच से डिनोट करते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी पूछ दिया जाएगा एच का मान होगा, तो समझ जाना है आपको प्लांक्स नियतांक के बारे में पूछा जा रहा है। तो 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मानव विकास सूचकांक एचडीआई जो जारी किया जाता है यूएनडीपी द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, तो संस्था का नाम भी पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर इसमें काउंट किया जाता है, रोजगार इसमें काउंट नहीं किया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये तीन चीज़ इसमें शामिल किया जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर आईपीएल 2024 की उप विजेता टीम कौन है। देखिए हाल फिलहाल में आईपीएल का आयोजन हुआ है, और यहाँ पर देखिएगा तो विजेता टीम तो सबको पता रहता है, लेकिन एग्जाम में जो आपसे उप विजेता यानी फाइनल मैच किसके बीच में हुआ था, जीतने वाले को विजेता कहा जाता, उप विजेता यानी फाइनल में जो पहुँचे हैं। तो ये देखिएगा तो केकेआर और सनराइजर हैदराबाद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सनराइजर हैदराबाद, विजेता जो है कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर है। और आपसे कप्तान का नाम पूछा जाएगा, दरोगा एग्जाम में देखिएगा पिछली बार तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी के कप्तान का नाम पूछा गया था, तो फाफ डू प्लेसिस जो है आरसीबी के कप्तान है, फाफ डू प्लेसिस। इसके बाद देखिएगा सनराइजर हैदराबाद के तो कप्तान जो है पैट कमिंस है, ऑस्ट्रेलिया के पहले वर्ल्ड कप में देखिएगा तो 2023 में जिसमें भारत का वर्ल्ड कप, उसमें पैट कमिंस ही कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के। अगला देखिएगा यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर तो श्रेयस अय्यर हो जाएगा। और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान का नाम क्या, आप सभी कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन रिलेट हो गया है। क्वेश्चन दोस्तों इसमें इस तरह से था कि पृथ्वी मिसाइल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पृथ्वी मिसाइल से रिलेटेड ये सभी यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें देखिएगा जितने भी फैक्ट है सभी यहाँ पर है। तो पहला देखिएगा यह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, तो बिल्कुल ये सही है। अगला है इसकी मारक क्षमता 500 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 250 किलोमीटर है, ये भी सही है। अगला देखिएगा इसका प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था, ये भी सही है। अगला देखिएगा यह स्वदेशी निर्मित मिसाइल है, यह भी सही है। तो इसमें देखिएगा सभी 1 2 3 4 कथन सही है। तो देखिए आपसे एग्जाम में यहाँ से क्या फैक्ट पूछा जा सकती है, या तो इस तरह का दिया जाएगा, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित, यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी किस तरह का मिसाइल है, तो यह स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। और देखिएगा तो यहाँ पर यह ज़मीन से ज़मीन, ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी किस प्रकार का मिसाइल है, तो ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला यह बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है, यानी जीडीपी से रिलेटेड सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का इसके पूछा जा रहा है। तो जीडीपी जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा।
एक साल के अंदर पूरे भारतवर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य यहाँ पर जीडीपी का मूल्य होता है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा समूह के नहीं है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा समूह के नहीं है। तो इसमें देखिएगा मच्छर है, केचुआ है, झींगा है, और इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो केचुआ जो होता है दोस्तों आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत नहीं है। केचुआ जो एनालिडा समूह के अंतर्गत, ये टॉपिक आपको बायोलॉजी में देख करके जाना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, मोलास्का के अंतर्गत कौन से है, कोरोडेटा के अंतर्गत कौन सा है, एनालिडा, ये सब। तो यहाँ पर देखिएगा केचुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जितने मच्छर हो गया, झींगा हो गया, तितली हो गया, ये सब जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत है। अगला देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों अपना इस्तीफा तो देता है राष्ट्रपति को नहीं, उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को देता है, यानी दोनों आपस में इस्तीफा देते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। और देखिए यहाँ पर ये पूछा जाता है प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। हाल फिलहाल में देखिएगा लोकसभा का चुनाव ये सब चीज़ें हुआ है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखिएगा, यदि आप 1 से 100 तक के सभी संख्याओं को लिखते हैं तो कितनी बार 3 लिखते हैं। देखिए एग्जाम में भी आपको इस तरह से मिक्स करके मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं रहेगा कि जीके आ गया फिर यहाँ पर मैथ आएगा फिर हिंदी आएगा, ऐसा नहीं। अब क्या हो रहा है कि मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एग्जाम में भी आपको इसी तरह से मिक्स आएगा, इसलिए कुछ क्वेश्चन देखिएगा मिक्स है और बाकी आगे मैथ का क्वेश्चन है। तो 1 से 100 तक अगर आप गिनती लिखते हैं तो 3 बार 3 का प्रयोग कितनी बार आएगा, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए यहाँ पर 23 लिख रहे हैं तो 23 में 3 एक बार है। अगर आप 33 लिखिएगा तो 3 2 बार है। तो आपको काउंट नहीं करना, आपको याद रखना है 2 से लेकर के अगर हम 9 तक अंक किसी भी, जैसे 2 का प्रयोग 100 तक लिखेंगे तो 2 का प्रयोग कितनी बार आएगा, 3 का प्रयोग कितनी बार आएगा, इस तरह से 9 तक, तो ये 20 बार प्रयोग होता है। और 1 का प्रयोग दोस्तों 1 अधिक यानी 21 बार होता है। ये इसलिए होता है कि यहाँ पर 1 देखिएगा 100 वाले स्थान पर है, ये सैकड़ा के स्थान पर आ जाते हैं स्पेशल। बाकी जितने 2 देखिएगा तो अगर आप 92 ही लिखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा 2 जो है इकाई अंक पर है, दहाई अंक पर कब आएगा, 22 में आएगा। यानी 2 से लेकर के 9 तक अंक 100 तक की गिनती में कभी भी सैकड़ा यानी तीसरे नंबर पर नहीं आएगा। 1 जो है स्पेशल 1 बार आ जाता है, इसलिए 1 का प्रयोग 21 बार है। 1 और इसमें अधिक हो जाएगा, और 0 का प्रयोग जो होता है 11 बार होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। 1 सिर्फ यहाँ पर बढ़ेगा 21 बार, बाकी 2 से लेकर के 9 तक 20 बार प्रयोग करते हैं, 0 का प्रयोग 11 बार। इसमें आपसे पूछा जा रहा है 3 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। 3 जो है 2 से 9 के बीच में ही है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 किसी का भी पूछेगा तो 20 ही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 20। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती, ये आपको जरूर याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 8 राज्य है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसमें देखिएगा नहीं जो है उड़ीसा से होकर, देखिए यहाँ पर 2 2 ऑप्शन, अच्छा ये पूछा गया है कि किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें दूसरे तरीके से पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये नहीं पूछा गया कहाँ से गुजरती है। तो अब देखिए झारखंड छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तो ये तो उत्तर दक्षिण कुछ होगा नहीं। बिहार, तो बिहार जो है दोस्तों कर्क रेखा के उत्तर में है, नॉर्थ में है। और उड़ीसा जो है कर्क रेखा के साउथ यानी दक्षिण में। और मणिपुर जो है, मणिपुर का भी आपको याद रखना है, मणिपुर भी जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मणिपुर वाला, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। कर्क रेखा के उत्तर में बिहार हो गया, बिहार से रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है। कर्क रेखा के ठीक उत्तर में है तो मणिपुर है। कर्क रेखा जो है मिजोरम, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिहार होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में टकराए, कुछ क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ जाए। आप देखिएगा पिछली बार बिहार फॉरेस्ट गार्ड को एक एग्जाम हुआ था, उसमें हम आप लोग जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे, एक ही प्रैक्टिस सेट से सीधा 6 क्वेश्चन आ गया था। तो इसी तरह का आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं,
और बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं जो आपको एग्जाम में यहाँ पर रिवीजन भी हो जाए और एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिले। अगला देखिएगा, वर्ष 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था। तो 1912 में पटना में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये 27वां हुआ था। देखिएगा शुरू में क्वेश्चन था, तो ये 27वां पहला अधिवेशन था। बांकीपुर पटना में 27वां हो जाएगा। और गया में जो आयोजन हुआ था 37वां, ये जो हो जाएगा 1922। तो ये भी आपको याद रख लेना है, यहाँ से एग्जाम में कोई ना कोई पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए रासायनिक का मतलब होता है कि जो दोबारा से आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो पानी का उबालना तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी भौतिक होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा दूध का खट्टा होना। देखिए अगर एक बार दूध खट्टा हो गया तो फिर वापस नॉर्मल नहीं हो सकता। कोयले का जलना, कागज़ का जलना, अगर एक बार कोयला जल गया तो फिर उसको आप वापस कोयला के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि वृक्ष से पत्ता का गिरना, तो पत्ता भी देखिएगा वृक्ष से टूट गया है तो फिर वापस आप उसको फॉर्म में पत्ता को जोड़ नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें जो होता है रासायनिक का हो गया। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि बच्चा का विकास होना, यानी बच्चा बढ़ेगा, तो ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब भौतिक की बात करें तो यहाँ पर देखिए पानी का उबालना, तो पानी को अगर आप उबाल देते हैं तो क्या होगा, फिर से पानी उबालने के बाद क्या होगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा वाष्प के रूप में। फिर अगर आप उसको ठंडा करते हैं तो द्रव के फॉर्म में आ जाएगा। फिर अगर आप उससे अधिक और ठंडा करते हैं फिर ठोस के रूप में जम जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो पानी जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में आ सकता है, तो पानी। अगला चलिए यहाँ पर है, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है। तो समाजवाद जो है दोस्तों देखिएगा ज़्यादातर जो आंदोलन होते हैं ये गरीब लोगों का ही होता है। समाजवाद जो है गरीब लोग नहीं होगा, कामगार होगा, मजदूर से रिलेटेड ये आंदोलन है। तो कामगार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपर्युक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर आप सभी को बहुत डाउट होगा कि 48 क होगा या फिर 51 का ये होगा, क्योंकि दोनों में इसके बारे में वर्णन है। देखिए दोस्तों 48 ए में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में वर्णन है। और यहाँ पर देखिएगा नागरिक से रिलेटेड है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। कर्तव्य की बात करें दोस्तों तो ये मौलिक कर्तव्य हो गया। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो भी पॉइंट है ये देखिएगा 51 के क में और 7वें नंबर पॉइंट में देखिएगा तो इसके बारे में वर्णन है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 51 का क होगा। अगर ये नहीं दिया रहता कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, तब आप इसको आंसर दे सकते थे 48 का ए यानी 48 का क, लेकिन यहाँ पर भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में है। तो मौलिक कर्तव्य में देखिएगा अनुच्छेद 51 के 7वें नंबर पॉइंट में जो टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है उसमें से ये वर्णन है। तो अनुच्छेद 51 का ए यानी क इसका सही आंसर होगा, 48 का ए नहीं होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात है तो यहाँ पर कुछ और फैक्ट आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य की जो टोटल संख्या है 11 है। मौलिक अधिकार की बात करें तो टोटल संख्या 6 है। मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संविधान में ऐड किया गया। समिति का नाम भी पूछा जाता है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। और मौलिक अधिकार की संख्या जो टोटल है 6 है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टोटल कितने प्रकार का रीट जारी किया जाता है, रीट, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टोटल 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, ये सब टोटल संख्या से रिलेटेड मान है, सीधा पूछ दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपटल क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है। तो देखिए पृथ्वी के भूपटल यानी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व है, यहाँ से आप सभी देख लीजिए, पूरा दिया हुआ है सभी फैक्ट। देखिएगा यहाँ पर समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में जो होता है लोहा होता है 35%, ऑक्सीजन 30% तत्व है। ये ओवरऑल की बात है, लेकिन आपसे ओवरऑल नहीं पूछा गया, आपसे कंडीशन दे करके भूपटल या भूपर्टी क्रस्ट इसको कहते हैं, यानी बाहरी भाग को कहा जाता है। तो इसमें कौन क्या है, तो देखिएगा पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन है 46.8%। लेकिन अब एग्जामिनर भी दोस्तों होशियार हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपसे ऑक्सीजन ऑप्शन में दिया ही नहीं रहेगा। ऑक्सीजन सिलिकॉन को हटा दिया जाता है ऑप्शन से। अब ऑप्शन जो दिया जाएगा यहाँ से एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी दूसरा,
तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, इस तरह से। तो आप याद किए ऑक्सीजन सिलिकॉन, अब ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑप्शन में रहेगा नहीं तो बनेगा कैसे, तो यहाँ से आप सभी देख लीजिए। भूपटल में एल्युमिनियम का जो प्रतिशत होता है, यहाँ पर ज़्यादातर यही वाला पूछा जाता है, नहीं तो ऑक्सीजन सिलिकॉन तो ये तो आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन भूपटल में एल्युमिनियम का जो प्रतिशत 8.1%, लोहा जो है 5.0%, इसके बाद कैल्शियम जो है 3.6 है, मैग्नीशियम 2.0 है। तो एल्युमिनियम और लोहा, तो यहाँ पर भूपटल यानी बाहरी भाग की बात करें, ऊपरी परत की बात करें तो यहाँ पर हो गया एल्युमिनियम 8.1%, लोहा दूसरे नंबर पर, इस तरह से है। देखिए यहाँ से सीरियल शुरू है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहता है। तो एल्युमिनियम आपको याद रखना है, ऑक्सीजन सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम का स्थान है, इसके बाद लोहा का स्थान है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, अब चलिए यहाँ से ऑप्शन में आइए। तो ऑप्शन में आइएगा आप सभी, तो पृथ्वी के भूपटल क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन सिलिकॉन यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर एल्युमिनियम हो जाएगा। तो एल्युमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इस तरह से सीरियल दिया हुआ है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा तरल तत्व है? तो देखिए यहाँ पर धातु अधातु से रिलेटेड पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा धातु है, मेटल है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा जो है, तत्व में देखिएगा धातु अधातु दोनों आ गया, तो यहाँ पर सीधा तत्व था तो पारा हो जाएगा। अगर अधातु पूछा जाएगा, नॉन मेटल पूछा जाएगा, तो ब्रोमीन आपको आंसर देना है। पारा का जो संकेत होता है Hg होता है, इसको मरकरी भी कहते हैं, तो पारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो कोणार्क नाटक के जो कवि थे जगदीश चंद्र माथुर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए फटाफट आप सभी देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो ये जो था दोस्तों 39 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बर्लिन हो जाएगा। देखिए विश्व इतिहास से रिलेटेड ये सब फैक्ट है, तो सीधा सीधा इस तरह से एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला देखिएगा, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो देखिए पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला वीडियो आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1986 में पारित किया गया था, 1986 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए यहाँ पर सब तरह का क्वेश्चन लिए, सभी टफ ही नहीं होता है एग्जाम में, कुछ आपको बिल्कुल बेसिक आएगा जो सबको बन जाएगा। 30-35 तो बिल्कुल बेसिक रहेगा, और अगर आपकी शिफ्ट में शुरू में आ गया 5-7 क्वेश्चन तो आपको लगेगा इतना आसान पेपर कैसे आ गया, फिर आगे बनेगा तब पता चलता है। तो इसलिए आप सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, हर तरह का क्वेश्चन है, कुछ बेसिक भी है। बेसिक भी देखिए उसी को आसान लगेगा जो पढ़े है, जो पढ़े ही नहीं है तो उसको ये भी नहीं बनेगा। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था, इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सारनाथ हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी। ये वाले भी दोस्तों महाजनपद से रिलेटेड पूछा जाता है। प्राचीन राज अवंती की जो राजधानी थी उज्जैन थी, इसका सही आंसर जो हो जाएगा अवंती उज्जैन। तो सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन उज्जैन। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए। अगला है, भारत का अंतिम पश्चिमी बिंदु। देखिए यहाँ पर अंतिम बिंदु जो पहले पूछा जाता था, ये सब इस तरह से अब आपसे पूछा जाएगा। चलिए यहाँ से आप सभी इसका पूरा फैक्ट ही देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिएगा, भारत का अंतिम सीमा बिंदु निम्न प्रकार है। पश्चिमी बिंदु के अंतर्गत है दोस्तों गौरमोता, ये जो है गुजरात में है। गुजरात आप सभी को पता है कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। जगह की बात करें तो कच्छ वाले जगह है, लेकिन कच्छ अगर इस तरह से पूछा जाएगा एग्जैक्ट तो गौरमोता हो जाएगा। नहीं तो कई बार ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि गुजरात का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो कच्छ आपको आंसर देना है। तो इसमें देखिए गौरमोता एग्जैक्ट जगह बिंदु पूछा गया, तो गौरमोता हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप, और मुख्य भूमि में देखिएगा तो ये कन्याकुमारी से रिलेटेड हो जाएगा। अगला देखिएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा तो कन्याकुमारी तमिलनाडु। इसके बाद है पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु दोस्तों पूछा जाएगा, ये देखिएगा थोड़ा अलग टाइप का नाम है, कीबीथु, अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको नाम याद रखना है कीबीथु। ये पूर्वी बिंदु में हो गया। और पश्चिमी उत्तरी बिंदु में हो जाएगा जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल। इंदिरा कौल उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु हो गया दक्षिणी बिंदु और पूर्वी बिंदु। और ये देखिएगा मुख्य भूमि,
मुख्य भूमि से देखिए ये इंदिरा पॉइंट जो है ये पानी से रिलेटेड जगह में हो गया, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा तो ये कन्याकुमारी में भारत का देखिएगा सबसे लास्ट छोर है, भूमि वाला छोर। तो मुख्य भूमि करके पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी, इस तरह से आपको आंसर देना है। चलिए अब यहाँ से तो क्लियर हो गया कि पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, गौरमोता हो जाएगा, ये गुजरात में है। और किबीथू जो है अरुणाचल प्रदेश में है। पोरबंदर भी गुजरात में है, गांधी जी से रिलेटेड है। कच्छ भी गुजरात में ही है। अगला देखिएगा, वर्तमान में भारतीय संघ और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है। अगला देखिएगा तो वर्तमान में भारतीय संघ। अब देखिए आप सोच रहे होंगे इतना बेसिक क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में आएगा तो सबसे अधिक गलती होने का चांस यही है। बिहार में टोटल जिला की बात करें तो 38 जिला है, टोटल राज्यों की बात करें तो 28 राज्य। देखिए राज्य से रिलेटेड बहुत बार बदलाव हुए हैं, पहले 29 राज्य था, फिर घट के 28 हुआ, फिर केंद्र शासित प्रदेश 9 बना, फिर 7, फिर 8। तो इस तरह से देखिएगा बार बार इसमें बदलाव हुए हैं। तो यहाँ से पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है। अभी टोटल राज्यों की संख्या जो 28 है, बाद में देखिएगा जम्मू कश्मीर अगर अभी केंद्र शासित प्रदेश राज्य बनेगा तो फिर से 29 हो जाएगा। अभी जो है 28 राज्य है भारत में। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों तब 8 है, पहले 9 था। पहले क्या था, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दोनों अलग अलग। अब दोनों को क्या किया गया है कि ऐड कर दिया गया, अभी ने आज से लगभग 3 साल पहले ही ऐड हो गया है। तो दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन आपके लिए जो ज़रूरी यहाँ पर है, राजधानी ज़रूरी है। आपसे पूछा जाएगा दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी क्या है, तो दमन है, ये आपको याद रखना है। दमन देखिएगा यहाँ पर थोड़ा एक ये होता है लोगों को दमनकारी नीति, यानी लोगों पर बलपूर्वक बल दिखाना। तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा इसको कि दमन इसकी राजधानी रखा गया है। तो टोटल यहाँ पर राज्यों की संख्या जो 28 है और केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 हो गया। तो सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, जिसकी राजधानी दमन है। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पूरी करनी होगी। देखिए यहाँ पर चुनाव आयोग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल से रिलेटेड है। दरोगा में ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार पुलिस में भी इस तरह का क्वेश्चन हूबहू रिपीट कर जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहला देखिएगा कथन है, यदि वह लोकसभा एवं विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है। तो देखिए अगर कोई राष्ट्रीय दल का दर्जा, जैसे देखिएगा अभी हाल ही में तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, तो ये राष्ट्रीय पार्टी तभी हो पाएगा जब इसमें से जो कंडीशन है कोई एक पूरा करेगा। तो पहला कंडीशन ये है कि 4 या अधिक राज्यों में 6% या तो वोट मिलता है या फिर किसी राज्य लोकसभा सीट से 4 सीट प्राप्त करता है। अगला देखिएगा, यदि कोई दल लोकसभा में 4% स्थान पर जीतता है या उसके सदस्य 3 अलग राज्यों से चुने जाते हैं। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये बात गलत है, यहाँ पर देखिएगा 2% वाला ये कंडीशन है। तीसरा देखिएगा, यदि कोई दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो उसको यहाँ पर क्या होता है कि चुनाव के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। तो इसमें देखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर देखिएगा गलत पूछा गया था। तो दूसरा जो कथन है ये गलत है, इसमें 4% के स्थान पर 2% होना चाहिए, यानी हम दूसरे कथन को इसमें गलत करेंगे। तो 45 का सही आंसर जो हो जाएगा केवल 2, इसमें 4% के स्थान पर 2% यहाँ पर होना चाहिए था। अगला देखिएगा, यहाँ पर विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो पवन ऊर्जा का दोस्तों सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है चीन है, इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन के बाद यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर है। अगला देखिएगा, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया था। तो जनसंख्या के बारे में पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2000, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो ऐसे है जो सीधा हूबहू एग्जाम में रिपीट कर जाएगा, तो 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। तो जवाहर सुरंग का निर्माण जो किया गया है दोस्तों बनिहाल दर्रा के अंतर्गत, और ये है कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में है। राज्य का नाम भी पूछा जाएगा, बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। तो देखिए यहाँ पर सभी फेमस ही है, ठगी का दमन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सही है। और देखिएगा इल्बर्ट बिल यहाँ पर दिया हुआ है, रिपन, ये भी लॉर्ड रिपन से रिलेटेड सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन इसका नहीं होगा, इसका जो होगा लीटन होगा, लॉर्ड लीटन, ये देखिएगा यहाँ पर तो गलत दिया हुआ है, बाकी सभी इसमें
सही है। ये सब दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था, तो लॉर्ड लीटन ने। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स किसे कहा जाता, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ये तीनों सही। एल्बर्ट बिल रिपन लाया था ठगी का दमन यानी ठगी प्रथा उसमें भारत में जो चल रहा था तो उस पर रोक जो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सती प्रथा का भी नाम याद रखना आपको, सती प्रथा बहुत बार पूछा गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया था लॉर्ड लीटन लाया था, तो सी ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। देखिए जहाँ भी रेडियम मिलेगा, यूरेनियम और रेडियम देखिएगा दोनों एक साथ यानी मिलता जुलता है। जहाँ यूरेनियम मिलता है वहाँ पर कुछ मात्रा में रेडियम भी होता है। तो यूरेनियम का एस का नाम आप सभी को पता ही है, खनिज का नाम जो है पिच ब्लेंड है, तो पिंच ब्लेंड इसका रेडियम का भी सही आंसर हो जाएगा। मोनाजाइट से जो प्राप्त किया जाता है थोरियम प्राप्त किया जाता है, ये पूछा जाता है। तो मोनाजाइट जो है थोरियम से संबंधित है और पिंच ब्लेंड जो हो जाएगा रेडियम, और यूरेनियम का ये एस्क है। यूरेनियम और रेडियम देखिएगा दोनों एक ही जगह से मिलता है। अगला देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। यहाँ पर देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग से रिलेटेड पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 124 हो जाएगा। सी ऑप्शन, अनुच्छेद 124 में इसके बारे में वर्णन है। अगला देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। देखिए मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन है। अल नीनो, देखिए आप कई बार न्यूज में सुनते होंगे कि इस बार अल नीनो के कारण से मानसून प्रभावित होगा, ये सब तो बिल्कुल है सही। इसके बाद देखिएगा जेट स्ट्रीम, ये भी है। तिब्बत का पठार, तो ये भी सही है। गल्फ स्ट्रीम जो है भारतीय मानसून को ये प्रभावित नहीं करता है, तो गल्फ स्ट्रीम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, शिव कुमार शर्मा संतूर, बिस्मिल्लाह खां शहनाई। देखिए इसको भारत रत्न भी मिला है और बिहार से है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन बिहार से जिसको भारत रत्न मिला है, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। ये आपको नाम जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आप सभी देखिएगा, अगला नाम जो है हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित। अमजद अली खां जो है सितार नहीं होकर के यहाँ पर सरोद होगा, और सितार से संबंधित जो है अमजद अली खां का जो हो जाएगा सरोद हो जाएगा। और पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है, तो ये आपको नाम याद रखना है। जाकिर हुसैन तबला हो गया, अमजद अली खां सरोद, और सितार पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, और यहाँ पर शुरू में देखिएगा एक नाम था शिव कुमार शर्मा संतूर। ये 6-7 जो भी नाम है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एम.एफ. हुसैन से रिलेटेड पूछा जाता है, तो प्रसिद्ध चित्रकार है, ये आप एम.एफ. हुसैन का भी नाम याद रखिएगा। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार है एम.एफ. हुसैन, ये पूछा जाता है। अगला देखिएगा, आकाश नीला लगता है क्योंकि। देखिए आकाश जो नीला होता है परकिरणन के कारण से, और देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा जटिल दिया हुआ है, लेकिन परकिरणन जो है एक ही ऑप्शन में है, ऐसे भी आप बना लीजिएगा। अधिक परकिरणन होती है, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परकिरण होती है, यानी परकिरणन से रिलेटेड है। तो आकाश का रंग जो नीला होता है परकिरणन के कारण से। और देखिए अंतरिक्ष से जाकर अगर आप आकाश देखिएगा तो काला दिखाई पड़ता है, तो ये भी पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग किस प्रकार दिखेगा, तो काला रंग दिखेगा। और आकाश का नीला जो मेन कारण होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा पानी का भी कारण है, तो कई बार ये नहीं पूछ करके परकिरणन वाला नहीं पूछ करके दिया हुआ रहेगा कि पानी या फिर मिट्टी क्या कारण है, तो पानी के कारण से होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा यहाँ पर मटर पौधा है, तो मटर पौधा का जो उदाहरण है साग का उदाहरण है, साग इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मेंडल से रिलेटेड पूछा जाता है, तो मेंडल ने अपना पहला प्रयोग जो किया था मटर पर किया था। ऑप्शन इस तरह से रहेगा, मेढक और मटर, ये सब चीज़ें दिया हुआ रहता है। तो मेंडल ने अपना पहला प्रयोग जो किया था मटर पर किया था। अगला देखिएगा, मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। मार्लो मिंटो सुधार जो लाया गया था, मार्ले मिंटो सुधार जो संबंधित था 1909, और इसमें जो था दोस्तों पृथक निर्वाचन, तो पृथक निर्वाचन से संबंधित था। हिंदू मुस्लिम दोनों के अलग अलग चुनाव का इसमें प्रस्ताव लाया गया था। चलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में था तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर डिलीट हो गया है। चलिए अगला यहाँ पर है, हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। अभी दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 आप लोगों को फैक्ट बताने वाले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है।
हड़प्पा के काल में तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। दैमाबाद कहाँ है? तो अहमदनगर महाराष्ट्र में ये संबंधित है। तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। कालीबंगा जो है राजस्थान में, यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से पूछा जाएगा। एक पूछा जाता है जल संरक्षण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में है, वहाँ से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। अगला देखिएगा, अभिसारी लेंस वह होता है जो, अभिसारी लेंस को जो कहा जाता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का काम क्या होता है? किरणें एक जगह एकत्रित करना। तो यहाँ पर किरण एकत्रित करता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, हरा कशिश ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक सूत्र है। इसमें से हरा कशिश का जो सूत्र है FeSO4 × 7H2, ये हो जाएगा फेरस सल्फेट हो जाएगा FeSO4 × 7H2, हरा कशिश का ये सूत्र है। अगला देखिएगा, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर इसको आप थोड़ा समझ लीजिए, दो तरह का इसमें चीज़ें होता है, एक होता है अजैव, दूसरा होता है जैव। अजैव देखिए कोई भी, जैव मतलब होता है जैविक यानी जीवन, जैव विज्ञान जीव विज्ञान इससे रिलेटेड आप समझिए सीधा सा। तो जैव का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, यानी सजीव वाले चीज़। तो सजीव वाले, इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। देखिए दो तरह का चीज़ होता है, एक होता है जैव, जैव मतलब जिसमें जीवन हो, सजीव वाली चीज़। अजैव का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अगर और लग गया तो उसका मतलब होता है नहीं, यानी जिसमें जीवन नहीं हो, तो यानी निर्जीव। तो यहाँ पर देखिएगा वनस्पति, वनस्पति पेड़ पौधे, ये सब जो होता है हमारे तरह सजीव है। जानवर भी सजीव है। वायु देखिएगा, वायु, मिट्टी, जल, ये सब जो है निर्जीव के कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें सही आंसर जो है डी ऑप्शन नहीं हो करके क्या होगा? सी होगा, वायु। वायु, जल, मिट्टी, सूर्य, ये सब जो होता है अजैव अवयव का उदाहरण है पर्यावरण के लिए। और बाकी वनस्पति, जानवर, हम लोग जो है ये सब जो है जैव अवयव का उदाहरण है। तो ऐसे आप बना लीजिएगा। और ऐसे भी पूछा जाएगा जैविक अजैविक, जैविक जैव दोनों एक ही चीज़ है, यानी सजीव आपको देख लेना जिसमें जीवन हो, और अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं हो। तो वायु, जल, मिट्टी, ये सब चीज़ें जो होता है अजैव अवयव का उदाहरण है। सही आंसर जो हो जाएगा वायु हो जाएगा। दरोगा, बिहार पुलिस में कई बार जैव, अजैव, जैविक, अजैविक करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में देश का पहला डियोंग सी को स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है स्थापित किया गया है तमिलनाडु में, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आगे और आपको करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिखेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर जितने भी फेमस पुस्तक है सभी ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्टोरिका के जो लेखक है हेरोडेटस है, और नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी है। ये बिल्कुल सही है। दरोगा, बिहार पुलिस में कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीधे रट लीजिए। हिस्टोरिका यानी हेरोडेटस हो जाएगा, इतिहास के पिता जो कहा जाता है हेरोडेटस को कहा जाता है, तो हिस्टोरिका है सीधा बुक। और नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के प्लिनी है, ये सही आंसर हो गया। इसके बाद देखिएगा, CU की हेनसांग का पुस्तक है। फूको की फाहियान के पुस्तक का नाम है। हेनसांग और ये फाहियान जो है दोनों देखिएगा चीनी यात्री भारत आए थे। तो फूको की जो है फाहियान के पुस्तक का नाम है, नाम से ही क्लियर है। और CU की जो है हेनसांग के पुस्तक है, ये भी सही है। इसके बाद देखिएगा, मालविकाग्नि मित्रम। देखिए संस्कृत वाले जितने भी शब्द इस तरह से लगेगा, मित्रम, ये सब चीज़, रघुवंशम, ये जो है कालिदास से रिलेटेड है। कालिदास संस्कृत के कवि है, तो इसलिए यहाँ पर संस्कृत से रिलेटेड ही पुस्तक है। तो इसको आप आसानी से फाइंड कर लीजिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, ये सब जो पुस्तक है कालिदास के पुस्तक है। यहाँ पर देखिएगा महाभाष्य, महाभाष्य के जो लेखक है दोस्तों वसुमित्र नहीं होकर के पतंजलि होगा, लेकिन बिल्कुल मिलता जुलता पुस्तक है। महाविभास के लेखक वसुमित्र है और महाभाष्य के लेखक जो है पतंजलि है। और ये योग गुरु कहा जाता है महर्षि पतंजलि को। तो ये भी आपको याद रखना है किससे संबंधित है, तो यहाँ पर योग से संबंधित है। तो महाभाष्य का जो हो जाएगा पतंजलि हो जाएगा। और महाविभास के लेखक है महाविभास, विभास के लेखक वसुमित्र है। और महाभारत के लेखक है वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। तो ये सब नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। ज़्यादा जो पूछा जाता है नेचुरलिस्ट हिस्टोरी का, ये पूछा जाता है, ये आपको सीधे रट लेना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सी ऑप्शन देखिएगा, तो ये गलत दिया हुआ है। महाभाष्य के जो लेखक है पतंजलि है और महाविभास के लेखक है वसुमित्र। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है?
तो चलिए बहुत अच्छे सभी है। डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, देखिए मैरीन जो कहा जाता है ना, समुद्री क्षेत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पर रानी झांसी आपको लग रहा होगा यूपी से रिलेटेड है तो यूपी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप पर है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। अगला देखिएगा कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, सही है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, माधव भी आप याद रखिएगा, माधव मौ से माधव और मौ से यहाँ पर मध्य प्रदेश। ये दो देखिएगा बिहार पुलिस दरोगा एग्जाम में कई बार 4-5 बार आ चुका है ये दोनों क्वेश्चन। और नामधापा, तो नामधापा देखिएगा दरोगा में तो हूबहू मेंस एग्जाम पीटी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो नामधापा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में, माधव मध्य प्रदेश में, रानी झांसी जो है ये अंडमान निकोबार में है, तो ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ही डिलीट हो गया है, प्रिंट में मिस्टेक हुआ है थोड़ा। अगला चलिए देखिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो थे दोस्तों ज्योतिबा फुले थे, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो ये जो सिफारिश की थी 66 नंबर का जो हो जाएगा न्याय पंचायत, अशोक मेहता समिति, पंचायती राज से संबंधित ये सब कमेटी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अगला देखिएगा कृत्रिम वर्षा, देखिए यहाँ पर 2 फैक्ट आप लोगों को बताने वाले, दोनों जरूरी है। कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन के लिए जो प्रयोग करते हैं, कृत्रिम वर्षा यानी मानव निर्मित, मनुष्य के द्वारा वर्षा प्रदूषण ये सब चीज़ों को रोकने के लिए करवाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो रासायनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं सिल्वर आयोडाइड, Ag का संकेत जो होता है सिल्वर का होता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में जो प्रयोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। तो पहले के ज़माने में देखिएगा जो फोटोग्राफी ये सब चीज़ें होता था उसमें ये सब प्रयोग किया जाता था रील वाले में, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग यहाँ पर फोटोग्राफी में किया जाता है। और इसके बाद देखिएगा कृत्रिम वर्षा के लिए तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। और एक पूछा जाता है जर्मन सिल्वर से, जर्मन सिल्वर में कितना सिल्वर होता है, तो 0% होता है। जर्मन सिल्वर जो मिश्रण है कॉपर जिंक निकेल, कॉपर यानी तांबा जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर यानी चांदी बिल्कुल भी नहीं है, सिल्वर चांदी को ही कहा जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम वर्षा के लिए। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर एक और चीज़ था D2O, तो D2O जो कहा जाता है भारी जल को कहा जाता है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है ये D2O है और इसका अनुभार जो होता है 20 होता है। साधारण जल हम लोग जो पीते हैं इसको H2O कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो सबसे अधिक होती है इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन की। और यहाँ पर फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। दोनों आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता सबसे अधिक जो होती है यानी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है फ्लोरीन की, और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है क्लोरीन की। तो दोनों पूछा जाता है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक हो जाएगा फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन, तो क्लोरीन इसका सही आंसर होगा। दोनों फैक्ट आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला देखिएगा, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मेंडल है, तो अनुवांशिकी के जनक मेंडल है। अगला देखिएगा थियोफ्रेट्स, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। नहीं, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, चिकित्सा शास्त्र के जनक जो कहा जाता है हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। और थियोफ्रेस्टस को जो कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो दोनों आप यहाँ से फैक्ट अच्छे से क्लियर करके याद रखिएगा। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिपोक्रेट्स को कहा जाता है और थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है और जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो विज्ञान की शाखा से रिलेटेड है, कौन किसके जनक है ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर स्वतंत्रवादी किसका घोतक है। तो यह जो होता है दोस्तों सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। ये सब क्वेश्चन को सीधे आप रट ही लीजिए,
ये सब देखिएगा विश्व इतिहास, लोकतंत्र, ये सब चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जनरल कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को 10th एग्जाम, 9th एग्जाम का जितने भी चैप्टर है, चैप्टर वाइज आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए, मात्र हर चैप्टर का 2 से 3 पेज में। इतिहास ही देखिएगा तो 20 पेज में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी फैक्ट है सभी फैक्ट उसमें दिया हुआ है। तो आप सभी जाइए सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ करके अच्छे से पढ़ के एग्जाम दीजिए, जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाए। ये सब सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। अगर आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में ऑप्शन के अनुसार आप बना लीजिएगा। अगला देखिएगा, सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप क्या देते हैं। शुरू में आप लोगों को दिखाए थे बिहार पुलिस के लिए जो आप लोगों को टॉप 2200 PDF प्रोवाइड करवाई, इसमें सब ये फैक्ट सब कुछ आप लोगों को दिया हुआ है। तो महिला साक्षरता दर में सबसे कम जो है दोस्तों बिहार है। बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5% है। राजस्थान की बात करें तो 52.1% है, यानी बिहार से अधिक है। तो बिहार तो सबसे कम होगा, तो इसलिए बिहार आंसर होगा, राजस्थान नहीं होगा। पुरुष साक्षरता दर में भी बिहार ही सबसे कम है। ओवरऑल साक्षरता दर यानी पुरुष महिला मिला करके भी साक्षरता दर में बिहार ही सबसे कम है। अगला देखिएगा यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक की बात करें तो केरल है। पुरुष में भी सबसे अधिक केरल है, महिला में भी सबसे अधिक केरल है। यानी साक्षरता दर में कुछ भी पूछे, सबसे अधिक पूछे केरल होगा, सबसे कम पूछे तो बिहार आपको आंसर देना है, चाहे पुरुष रहे, महिला रहे या फिर ओवरऑल पूछे। अगला देखिएगा, 13वां विश्व कप क्रिकेट के विजेता कौन है। देखिए वर्ल्ड कप यहाँ पर हाल ही में आयोजन, और देखिए यहाँ पर आप सभी को एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा 12वां 13वां करके तो फिर दिक्कत होगा। तो इस बार का जो वर्ल्ड कप है 2023 वाला, इसका जो संस्करण था 13वां संस्करण था। और पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 12वां वर्ल्ड कप। यहाँ पर देखिएगा ये इस तरह से है कि 13वां विश्व कप, तो 13वां विश्व कप 2023 से रिलेटेड है। और पिछली बार देखिएगा 2022 का था। पिछली बार देखिएगा 12वां आयोजन हुआ था, ये 2019 में। तो इस बार 2023 में भारत में इसका आयोजन किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 13वां विश्व कप आयोजन करता देश का नाम क्या है, तो भारत है। तो ये आपको ध्यान रखना। और फाइनल जो मैच खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये गुजरात अहमदाबाद में है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि विजेता देश कौन है, तो विजेता ऑस्ट्रेलिया, ये आप सभी को पता है। उपविजेता में भारत है, भारत फाइनल में पहुँचा था। ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में अमेजन के CEO कौन है। देखिए जितने भी यहाँ पर फेमस कंपनी, अमेजन हो गया, इसके अलावा ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इन सभी का पूछा जाता है, गूगल हो गया। तो यहाँ पर देखिए अमेजन के जो मालिक है जेफ बेजोस है, और CEO जो है अभी वर्तमान में एंडी जैसी है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा एंडी जैसी। और लिंडा याकारिनो जो है ट्विटर के है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सुंदर पिचई जो है गूगल के CEO है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, ये सब चीज़ों का पूछा जाता है। तो लिंडा याकारिनो जो हो जाएगा ट्विटर के। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए, अगला है, बिहार खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो देखिए बिहार में खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, और इसका जो मुख्यालय राजगीर में स्थापित किया जाएगा। राजगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, देखिए यहाँ पर राजगीर से रिलेटेड जिला का नाम भी पूछ दिया जाता है। तो राजगीर जो है नालंदा जिला में, नवादा में नहीं है, नालंदा जिला में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। देखिएगा बलथर मृदा की उर्वरा शक्ति, मृदा यानी कि मिट्टी संबंधित है, शक्ति कम होती है, ये सब सही है। यहाँ पर सबसे गलत जो इसमें कथन है, करेल मृदा की प्रकृति अम्लीय होती, ये गलत है। इसमें जो होता है क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिएगा, बिहारी युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1928 में, 1928 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर, और आप सभी को इसमें ये याद रखना है कि इसमें से काल, इसमें नाम याद रखना है। के से यहाँ पर हो गया क्रिप्स, और ए से हो गया अलेक्जेंडर, और एल से हो गया लॉरेंस। साइमन इसमें शामिल नहीं था। काल शब्द आपको याद रखना है 3 लेटर। तो इसमें देखिए पैथिक लॉरेंस शामिल था, क्रिप्स भी शामिल था, अलेक्जेंडर भी शामिल था, जॉन साइमन शामिल नहीं था। तो यहाँ पर देखिएगा 3 नाम, ये तीनों दिया रहेगा, चौथा नाम में कुछ भी यहाँ पर दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना है इसमें से काल, इसमें 3 मेंबर शामिल था। अगला देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्राव रोधी विटामिन। रक्त स्राव रोधी यानी कि खून निकलने से, रोधी मतलब होता है रोकना। तो यहाँ पर रक्त स्राव रोधी जो विटामिन है
तो विटामिन के अगर शरीर में नहीं रहेगा तो फिर कहीं बार अगर आप कट जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड क्लॉट के रूप में नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता ही रह जाएगा। तो विटामिन के इसके लिए लाभदायक होता है। अगला देखिएगा किसी पिंड का भार, यानी किसी वस्तु का भार क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से है। तो देखिए किसी पिंड का भार जो डिपेंड करता है, भार W बराबर जो सूत्र होता है M गुने G। तो यहाँ पर M देखिएगा मास द्रव्यमान के लिए और G जो है गुरुत्वीय त्वरण के लिए है। तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान जगह के अनुसार बदलता है। तो पृथ्वी तल पर सभी जगह एक समान होता है, बिल्कुल गलत है, हर जगह अलग अलग होता है। G का मान बदलेगा तो भार भी बदलेगा। ध्रुवों पर सबसे कम होता है, ऐसा नहीं है। इसमें देखिएगा अगला ये है, पृथ्वी तल पर सभी जगह एक समान होगा नहीं, क्योंकि G का मान जो हर जगह चेंज होगा। ध्रुव पर क्या होता है कि G का मान अधिक होता है, तो भार यहाँ पर अधिक होगा, कम नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। इसके बाद देखिएगा अगला है विषुवत रेखा पर कम होता है, तो ये सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर एक और पॉइंट है, देख लीजिए, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। देखिए पहाड़ पर भार क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पहाड़ पर G का मान कम होगा, मैदान पर पहाड़ का मान G का मान जो है मैदान पर पहाड़ों के कंपेयर में अधिक होगा। तो ये भी कथन सही है, यानी पहाड़ पर भार आपको कम फील होगा, मैदानों पर अधिक। तो यहाँ पर उल्टा दे दिया गया था। तो सही आंसर क्या होगा, विषुवत रेखा पर कम होता है, ये किसी पिंड का भार यहाँ पर, ये इसका सही आंसर होगा। अगला देखिएगा यहाँ पर बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। बिहार में पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो ये आपको याद रख लेना है, बिहार में पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। यहाँ पर भारत में पूछा गया था। अगला देखिएगा यहाँ पर विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य के राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं 1/6 सदस्य, 1/12 नहीं होगा। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद आप देखिएगा तो 6 राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है। तो 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार उत्तर प्रदेश में है विधान परिषद। अगला देखिएगा वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर है। बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया, ये खिलाड़ी जितने भी है उससे रिलेटेड है, प्रसिद्ध यहाँ पर खेल से संबंधित खिलाड़ी है, सर्बिया देश के हैं। इसके बाद देखिएगा नाओमी ओसाका जापान, ये भी सही है। और इसके बाद एलिस मर्तेस बेल्जियम, ये भी सही है। और राजीव राम, अब आपको देख करके लग रहा होगा भारतीय, देखिए ये भारतीय है लेकिन भारतीय मूल के है, जन्म तो भारत में हुआ लेकिन नागरिकता इसके पास अमेरिका का है। तो यहाँ पर भारतीय नहीं हो करके अमेरिकन खिलाड़ी कहलाएगा। तो राजीव राम जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि नाम यहाँ पर दिखेगा मिलता जुलता है, लगेगा आपको भारतीय लेकिन भारतीय नहीं है। अगला देखिएगा मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चलिए देखिए। और कुछ देखिएगा शुरू में भी आप लोगों को करवाए हैं। यहाँ पर एग्जाम में क्या होगा कि मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ये नहीं है कि मैथ एक बार आएगा फिर रीजनिंग, ऐसे नहीं, मिक्स करके कहीं मैथ आ गया फिर अगला क्वेश्चन रीजनिंग, फिर अगला जीके, फिर साइंस आ गया, हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन है किसी काम को ए भी मिलकर 8 दिनों में पूरा करता है, ए अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है। तो बी, यहाँ पर देखिएगा बी का सेपरेट पूछा गया है, ए बी का यहाँ पर मिला करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 × 12 करेंगे और फिर नीचे में क्या करेंगे 12 - 60 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी एक का पूछा जा रहा है टोटल में से। तो यहाँ पर 12 - 60 हो जाएगा, बड़ा में से छोटा मान घटा दीजिए। तो यहाँ पर 12 × 96 हो गया और 12 में 60 घटाइएगा 4, तो 96/4 यानी कि 24 दिन आ गया। अब अगर यहाँ पर यहीं अगर इस तरह से दिया हुआ रहता, दोनों को मिला करके पूछता कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी 12 दिन में, तब यहाँ पर नीचे में क्या करते प्लस करते, लेकिन ऊपर में हमेशा गुना ही होता है। तो चलिए इसका 24 दिन सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते, देखिए अच्छा सा क्वेश्चन, इसको ज़रूर आप सभी बनाइए। ये कोई इसमें कुछ है नहीं, बस आपको सोचना है। देखिए यहाँ पर 180 सीढ़ी चढ़ने पर एक आदमी जो है 30 सीढ़ी पर, देखिए आप 180 सीढ़ी है तो आप एक साथ तो चढ़ नहीं पाइएगा, तो विश्राम करिएगा। तो जब 30 सीढ़ी कंप्लीट होगा तो 2 मिनट का विश्राम करेंगे। तो मीनार के ऊपर तक पहुँचने में कितनी देर विश्राम के, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 30 सीढ़ी पर विश्राम कर रहे, तो एक यहाँ से चलना शुरू किया तो विश्राम तो वहाँ पर करेगा नहीं, शुरू ही है। तो 30 पर एक विश्राम करेगा, फिर 60 पर। अब आप सोच रहेंगे ऐसे लिख क्यों रहे, डायरेक्ट तो बना सकते 180/30, 6 आ गया, फिर 6 दूना 12। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप इतनी जल्दी में मत बनाइएगा, फिर आपका बिल्कुल गलत आंसर होगा। अगर आप 180/30 कीजिएगा और फिर 6 आ गया, 6 दूना 12 कीजिएगा। सॉरी दोस्तों, बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस कारण से देखिएगा तो बार बार वीडियो को रोकना पड़ रहा है।
तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए इसमें है क्या कि इस तरह से आपको बनाना है। कभी भाग कर कैसे क्वेश्चन को मत बनाइएगा। अगर आपको आता है, तरीका पता है, तो ऐसे में भाग देने के बाद भी लास्ट में क्या होता है कि विश्राम नहीं करेंगे तो ये घटाना पड़ता है। तो वैसे बेहतर रहेगा कि आप सोच ही लीजिएगा, एक बार 30 पर विश्राम करेंगे, फिर 60 पर करेंगे, फिर 90 पर करेंगे, फिर इसके बाद 120 पे करेंगे, फिर 150 पे करेंगे। और देखिए 180 पर विश्राम इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि आप मंजिल पर पहुँच ही जाइएगा, तो पहुँचने के बाद कोई विश्राम थोड़ी करता है, वहाँ पर पहुँचिए फिर आप चढ़ने की ज़रूरत कुछ थोड़ी है। तो विश्राम जो होगा 30 पर होगा, 60 पर होगा, 90 पर होगा, 120 पर होगा, 150 पर। ऐसे ही देखिएगा बंदर वाले सवाल का भी रहता है कंसेप्ट, घेंघा वाले सवाल पर भी कि एक खंभा पर घेंघा चढ़ता है फिर फिसलता है। तो ऐसे में भी यही होता है कि लास्ट में फिर घटाना नहीं रहता है। तो यहाँ पर 180 काउंट नहीं होगा, क्योंकि 180 पर फाइनल मंजिल पर ही, मीनार पर पहुँच ही जाएगा, तो फिर विश्राम क्यों करेगा। तो 30, 60, 90, 120, 150 यानी 5 बार विश्राम करेगा। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, तो 10 मिनट का यहाँ पर विश्राम करेंगे, इसका सही आंसर हो गया। तो ऐसे आपको बनाना है, 10 मिनट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। नदी से 100 मीटर दूर स्थित मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी आपको बता। देखिए ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर नदी हो गया, इस तरह से यहाँ पर समझिए नदी है, और यहाँ पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, ये मीनार है। तो मीनार की आपको ऊंचाई बताना है, ये एच बताना है। तो टेन थीटा का सूत्र लगेगा, ये लंब आपको पता है, लंब एच हो गया, और आधार पता है 100 मीटर, क्योंकि नदी से दूर है 100 मीटर। तो लंब आधार का रिलेशन है, तो लंब आधार किस में आता है, टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पर टेन थीटा का सूत्र आप सभी लगा दीजिए। तो सूत्र लगाने के बाद जो होगा लंब यानी एच बट्टा 100 हो गया, और थीटा का मान देखिएगा यहाँ पर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो एच बट्टा 100, तो यानी एच का मान कितना आ गया, 100 मीटर निकल के आ गया। हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति में जरूर आप रिवीजन कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो 100 मीटर इसका आंसर हो गया। बाकी हम आप लोगों को भी ये सब वीडियो सारा कुछ प्रोवाइड करवा देंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा क्वेश्चन इसी तरह से टेन थीटा से रिलेटेड, और फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सूत्र आपको आना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए कैसे बनाना है। अगला देखिएगा, 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में। देखिए चाल पूछा जा रहा है, गति मतलब चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी आपको टोटल निकालना है। जब भी देखिएगा यहाँ पर देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन प्लेटफॉर्म वाला रहता है तो ट्रेन और फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पार करेगा तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेगा। तो टोटल दूरी जो है 50 + 100 यहाँ पर 150 हो गया। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, 150 बट्टा 10 हो गया, और चाल देखिएगा मीटर में दिया ही था और ये सेकंड में दिया ही है, तो मीटर प्रति सेकंड में ही पूछा जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जाता फिर चेंज करना पड़ता। तो 15 में 10 से 150 में 10 से भाग दीजिएगा तो 15 मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर हो गया। तो 15 वाला ये सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 3 रूट संख्या, ये अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है तो उच्चतर रूट से। ये देखिए बिहार एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। रूट मतलब होता है अभाज्य संख्या, और देखिए जब जब तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होगी तो उस कंडीशन में फिक्स है कि 2 एक आएगा ही आएगा पेयर में। तो जब देखिए 2 यहाँ पर आ गया तो बचा कितना, बाकी इधर दोनों को जोड़ करके बचेगा 98। अब ऑप्शन से देख लीजिए कि यहाँ पर क्या मान लेंगे, 31, 67, और सभी अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। 73, 79 होगा नहीं, 31, 67 का ही सीरीज आएगा। तो 31, 67 को अगर आप जोड़िएगा तो 98 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर ये भी कहा गया एक दूसरे से 36 अधिक है, तो इन दोनों के बीच में देखिएगा अंतर भी 36 का है। तो उच्चतर रूट संख्या आपसे पूछा गया, यानी यहाँ पर सीरीज जो बन रहा है 2 का बन रहा है, 31 का बन रहा है और 67 का बन रहा है। अब आप सोचिएगा कि इसका आंसर पता रहेगा तब तो बनेंगे। देखिए इसमें फैक्ट ही होता है, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल अगर ये सम संख्या है तो उसमें 2 फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो 2 फिक्स हो गया, बाकी इन दोनों का रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर था कि एक दूसरे से 36 अधिक है, तो फिर ऑप्शन में देख लेंगे कौन यहाँ पर 36 अधिक इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन है। और उच्चतर संख्या यानी बड़ी संख्या पूछी गई है, तो 67 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से है, 4.1/6% का मान। देखिए पूर्णांक में तो इसको चेंज कर लीजिए, 6 चौका 24, 25/6 हो गया, और प्रतिशत का मतलब होता है गुना के रूप में, इस तरह से 1/100। अब चलिए सॉल्व कर दीजिए। देखिए अगर आपको प्रतिशत में बनाना है, जैसे यहाँ पर 25/6 इसको प्रतिशत में बदलना है तो फिर 100 से इसको भाग देना पड़ता है सीधे। और अगर आप प्रतिशत का में मान दिया हुआ इस तरह से, तो इसका मतलब होता है 1/100। तो चलिए यहाँ से
बदलते हैं तो 25 चौका 100 यहाँ पर कट गया, तो एक यहाँ पर बचेगा 6 चौका 24 यानी 1/24 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 1/24 दिखेगा, बी ऑप्शन में है, तो 1/24 इसका सही आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन है वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या हो। एक दो क्वेश्चन ट्रांसलेशन ही पूछ दिया जाता है। यहाँ पर है ही इज़ गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम, यानी देखिएगा यहाँ पर ही इज़ गुड यानी वह अच्छा है, बोथ मतलब होता है दोनों, स्टडीज मतलब होता है अध्ययन यानी पढ़ना, और गेम मतलब होता है खेल। तो यहाँ पर देखिए खेलने और पढ़ने वो अच्छा यानी उल्टा टाइप का दे दिया गया है, तो वही लेकिन उल्टा है, वह पढ़ता और खेलता दोनों है। देखिए यहाँ पर दोनों में ये भी सूटेबल नहीं है, यहाँ पर है वह खेलता भी अच्छा और पढ़ता भी, तो ये भी सूटेबल नहीं है। सबसे सटीक देखिएगा इसमें है वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है, तो ये बिल्कुल सही है। ऐसे अगर उल्टा पुल्टा वाक्य रहे तो उसको आप आंसर नहीं दीजिएगा। सार्थक क्रम एक सीरियल से सही तरीके से सिस्टमेटिक होना चाहिए, तो वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा। यहाँ पर देखिएगा वह पढ़ता और खेलता दोनों है, ये तो है ही नहीं, वह खेलता भी अच्छा पढ़ता भी, और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा ही दे दिया गया। पहले होता वह खेलने और पढ़ने में अच्छा, वह पहले आता। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको मिस स्पेल्ड वर्ड यानी रॉन्ग स्पेलिंग बताना है, इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर इसी तरह से दिया हुआ रहेगा, करेक्टली स्पेलिंग जो है 3 ऑप्शन में दिया हुआ, 1/4 गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा डाइटिशियन, फिजिशियन ये सब स्पेलिंग सही है, मैथमेटिशियन का गलत है, ये ऑप्शन दिखेगा तो इसमें गलत है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग नहीं है यानी रॉन्ग स्पेलिंग है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया मोस्ट सिमिलर, मेसमेरिस्ट का पूछा गया है, यहाँ पर समानार्थी शब्द यानी कि सैनोनिम आपसे पूछा गया, तो इसमें देखिएगा हाइप्नोटिस्ट हो जाएगा इसका सही। मोस्ट सिमिलर इसी समान मिलता जुलता शब्द है। अगला देखिएगा यहाँ पर पैसिव वॉइस में इसमें आपको चेंज करना है, यहाँ पर दिया हो इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, यहाँ पर देखिएगा प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज सेकुलर रिपब्लिक, यानी इसमें कहा गया है कि भारत के देखिएगा प्रियम्बल मतलब होता है प्रस्तावना में, भारतीय संविधान यहाँ पर सेक्युलर है। तो इसका जो पैसिव चेंज होकर के बन जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए सेकुलर रिपब्लिक। अगला देखिएगा यहाँ पर इसमें आपको बताना है, यहाँ पर सीधा सा समझिए अनेक शब्दों का एक शब्द है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है द लैंड वेयर इज़ द लैंड एंड स्काई सीम टू मीट, यानी जहाँ पर भूमि और आकाश दोनों मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से कुछ हिंदी का क्वेश्चन है, यहाँ से आप सभी देखिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट देखिए बीच में कुछ डिस्टर्बेंस भी हो गया, कंस्ट्रक्शन का बगल में काम चल रहा था, इस कारण से उसके लिए सॉरी दोस्तों। चलिए यहाँ पर अगला है निम्न विकल्पों में से सही वर्तनी छांटिए, तो इसमें आपको सही बताना है। देखिए यहाँ पर कवि होता है और कवि का कवि यत्री इस तरह से नहीं होता, इसमें वहर्षिकार सेम नहीं होगा, ये वाला सही है, क व यानी कब यहर्षिकार और त्र दीर्घिकार, ये ऑप्शन सही है। तो अभी देखिए यहाँ पर एग्जाम में कई बार रहेगा, तो जहाँ भी आपको कवि सेम दिखे उसको बिल्कुल छांट दीजिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कब यहर्षिकार त्र दीर्घिकार होता है, ये सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर रस छंद अलंकार से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, तो हम आप लोगों को सुपर क्रैश कोर्स में ये सब वीडियो पहले से प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो आप सभी देख करके जाइएगा, नोट्स सब कुछ इसका मिल जाएगा आप लोगों को। अलंकार से इस पर 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा रस छंद से। और यहाँ पर देखिएगा मानो भीत जानी महाशीत में, पसारी पानी मानो छतिया की छा, रखियो पावक छिपाई की, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला देखिएगा कोणार्क नाटक के कवि कौन थे, तो कोणार्क नाटक के कवि जगदीश चंद्र माथुर है, इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन, देखिए यहाँ से आप थोड़ा देख लीजिए इसको नोट्स को, और फिर आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, ये आप लोगों को टॉप 2200 PDF जो प्रोवाइड करवाइए, देखिएगा एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है, वहीं से ये लिया हुआ है। हिंदी में ये आप चाहिएगा, हिंदी फोल्डर में ये मिल जाएगा, वर्णमाला चैप्टर संबंधित है। एक स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 अंतःस्थ यरलव होता है, उसमें व्यंजन तालब समूर्धन्य स दंत सह। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा उसमें व्यंजन है, तो ये चारों में से कोई रहेगा, ऑप्शन में दीजिएगा। टोटल संख्या 4 है। और संयुक्त व्यंजन देखिए यहाँ पर 4 है, अक्षा तरह ज्ञासर है। तो अक्षा में देखिएगा पूछा जाता है कि अक्षा किसका किसका होता है, तो क प्लस मूर्धन्य स होता है, और क में जो है क हलंत इस तरह से लगा रहेगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अक्षा हो गया, तर में त प्लस र होता है यानी त हलंत प्लस र, ज्ञा में ज प्लस यहाँ होता है, और सर में जो है तालव्य स होता है, मूर्धन्य स नहीं होता है, तो तालव्य स हलंत और र होता है। तो ये 4 आप जरूर याद रखिएगा। नए गृहीत व्यंजन जो है डौढ़ है, और हिंदी के विकसित व्यंजन यहाँ पर डौढ़ हो गया, अयोग्य वाह अंग,
हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। ये वीडियो भी यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, आप सभी देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा सक्सेस प्लेनेट हिंदी क्लास, तो आ जाएगा। 2 साल 3 साल पहले का वीडियो, सब कुछ आप लोगों को बताए हुए हैं। तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर सर जो होता है तालव्य स र, ये जो है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, यहाँ से क्लियर हो गया। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों, ये संयुक्त व्यंजन है, तालव्य यहाँ पर सर वाला हो जाएगा। अगला देखिएगा निर्णय लेने का दायरा क्या है। निर्णय लेने का जो दायरा होता है ये प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, प्रशासन कोई भी चीज़ का डिसीजन लेते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा को सुचारू रूप से संचालन के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया इसका नाम जो रखा गया है ऑपरेशन मर्यादा, तीर्थ नहीं है, ऑपरेशन मर्यादा। हाल ही में देखिएगा केदारनाथ यात्रा जून महीने में, तो यहाँ पर हुआ क्या था कि बहुत सारे लोग आ गए थे और फिर 6-7 दिन तक देखिएगा जाम का स्थिति बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्थिति खराब हो गया था। तो सुचारू रूप से संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया। फिर इसके बाद देखिएगा यात्रा सब कुछ सही हो गया। ऑपरेशन गंगा जो शुरू किया गया था रूस और यूक्रेन युद्ध के समय, ये अभी भी पूछा जाएगा। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, रूस यूक्रेन युद्ध के समय जो भी वहाँ पर स्टूडेंट थे फंसे हुए सभी को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। इस तरह से दोस्तों देखिएगा वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन आप लोगों को बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताए। 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपको कम से कम 600 से भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, डिस्कशन के साथ है। तो पूरा आप सभी वीडियो को देख लीजिए। और आप लोगों के लिए इसमें कटअप जो है 70 प्लस की जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप रिजर्व से आते हैं 60, 62, 65 अगर आपका क्वेश्चन सही है, देखिए अगर आप 65 भी पार कर लिए हैं तो भी आप बहुत बेहतर तैयारी है। अभी आप सभी 10-15 दिन अच्छे से रिवीजन कीजिए, रिवीजन करके एग्जाम दीजिए और फुल तैयारी के लिए आप सभी सुपर क्रैश कोर्स के साथ जरूर जुड़ जाइए।